फिनलैंड के अंदर स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट, फिनलैंड के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बैकग्राउंड मेरा जनरली एक मिडिल क्लास घराने से ही है, मतलब कोई इतना बड़ा बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। तो वाई फिनलैंड? मतलब दूसरे लोग जिस तरह जर्मनी चले जाते हैं एजुकेशन के लिए या दूसरी हाँ, कंट्रीज में जाते हैं, आपने फिनलैंड सबसे हटके क्यों चुना? यहाँ व्हाट पे वाज मतलब ग्रेजुएट होने से पहले ही थोड़ा मैंने मतलब उसी वक्त ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम ही मुझे जॉब मिली। तो कंपनी का नाम टेरा अच्छा, लूप है और कंपनी काम करती है बेसिकली एनर्जी स्टोरेज के सेक्टर के अंदर। 2000 टू 2500 यूरोस, गुड लाइफ है। अच्छा, जबरदस्त। इतने में आप मेंटेन कर सकते हैं। ओके। पे टैक्सेस यहाँ पे काफ़ी हाई हैं। टैक्सेस लाइक कुड टेक इजीली 30% ऑफ योर सैलरी अवे। मतलब आई वुड नॉट से कि इट्स दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप ग्रेजुएट करो तो जॉब वेट करी होगी। देयर इज अ बिट ऑफ स्ट्रगल एंड यू नो एज आई टोल्ड यू नो लाइक फिनलैंड की इकोनॉमी ऑब्वियसली जर्मनी के मुकाबले में बहुत छोटी इकोनॉमी है। लाइक इट्स नॉट, अगर आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं तो आपकी लिंक्डइन की एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। मतलब आपने कोई कोर्स पढ़ा, आपने कोई प्रोजेक्ट किया, उस कोर्स के अंदर आप लिंक्डइन के अंदर पोस्ट चढ़ाओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, ठीक है। दैट्स ऑल्सो वन वे ऑफ गेटिंग अ पार्ट टाइम जॉब एज वेल। क्या आप जाते हो, आप लेबोरेटरी करते हो कि मैं लेबोरेटरी में काम करना है, तो दैट्स ऑल्सो अ शाउट आउट टू माई टीचर्स जिन्होंने फिनलैंड में मुझे बड़ा अच्छा, कोई थंब रूल नहीं है मेरे ख्याल से सैलरी का इन माई एक्सपीरियंस। मतलब यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी ओके। लो सैलरी पे स्टार्ट करते हैं, ग्रो भी करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका जैक बहुत अच्छा लगता है, अच्छा सपोर्ट किया है। मतलब मैं जब आया था तो ये था कि फिनलैंड वाज नॉट वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू जर्मनी एंड मेनी अदर कंट्रीज। अवाम जो एफएससी करने के बाद एज ए करियर पाथ चूज़ करने जा रही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप हाँ, क्या उनको मोटिवेट करेंगे कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करें? आपने अपने करियर में देखा है जीपीए मैटर करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बिजनेस एंड जॉब कास्ट। और आज हमारी पॉडकास्ट के अंदर यूरोपियन कंट्रीज़ को एक्सप्लोर किया जाएगा। पाकिस्तान में कोई भी नौजवान जब ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन करने के बाद उसका ख्वाब यूरोप जाना होता है। यूरोप जाने का बुनियादी मकसद अच्छी तालीम, अच्छा रोज़गार, फैमिली सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ, और फाइनली वहाँ पर नेशनैलिटी लेकर वहाँ पर सेटल डाउन हो सकता है। यूरोपियन कंट्रीज़ की बात की जाए तो हमारे पास एक लंबी लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ अवेलेबल है, जहाँ पर नौजवान पाकिस्तानी जाकर अपना लोहा मनवा रहे हैं और डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं। आज हम अपनी इस पॉडकास्ट के अंदर दुनिया के, बल्कि यूरोप के ठंडे तरीन मुल्क फ़िनलैंड का तज़किरा करेंगे। फ़िनलैंड को अपनी ब्यूटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वर्क एंड लाइफ बैलेंस और इसको द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का एक मायनाज सितारा, जो कि अपनी फ़ील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हुसनैन तनवीर काज़मी साहब, जो फ़िनलैंड में बहुत अच्छे करियर और बहुत अच्छी जॉब पर इस वक़्त फ़ाइज़ हैं और अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम हुसनैन तनवीर काज़मी साहब को वेलकम करेंगे अपने पॉडकास्ट के अंदर और इनका शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने अपने बिज़ी स्केड्यूल में टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। बिल्कुल हम इनसे बात करेंगे और इंशाल्लाह ये हमारे साथ इनसाइट्स फ़िनलैंड की शेयर करेंगे कि फ़िनलैंड में एज़ ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जाकर आप किस तरीके से अपना करियर कंटिन्यू कर सकते हैं। इस वक़्त जॉब मार्केट कैसी है? आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं? अगर आप फैमिली को साथ लेके जाते हैं तो कितना उस पे एक्सपेंसेस आ सकते हैं? और फ़िनलैंड दूसरे ममालिक की निस्बत कितना डिफरेंट है फॉर एजुकेशन एंड फॉर जॉब करियर बेसिस। सो अस्सलाम वालेकुम सैयद हुसनैन तनवीर काज़मी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम हाफिज साहब, कैसे हैं? लॉन्ग टाइम नो सी। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बिल्कुल। ओके, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। हमारी ऑडियंस के लिए काज़मी साहब, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बता दें और अपना क्वालिफ़िकेशन और आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही क्यों चूज़ किया अपने करियर के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है और रावलपिंडी में ही मैं मतलब सारी ज़िंदगी गुजारी है। और बैकग्राउंड मेरा जनरली एक मिडिल क्लास घराने से ही है, मतलब कोई इतना बड़ा बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। फैमिली मोस्टली ये पढ़ने पढ़ाने और इन चीज़ों से ही मतलब वाबस्ता रही है कि एजुकेटेड फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सवाल है वो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एज सच टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसमें कोई लंबी चौड़ी कोई प्लानिंग शामिल नहीं थी। आई थिंक सबसे बड़ा मेरा एक जो जिसे कहते हैं ना माइंड फॉर्मिंग एक फैक्टर, वो ये था कि मेरे चचा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। वो सबसे पहले मतलब इंजीनियर थे फैमिली के। तो अब्बा जी भी मतलब इसी तरह टेक्निकल फील्ड से वाबस्ते हैं। तो ये इन दोनों हस्तियों को घर में देख के थोड़ा सा आइडिया होता था कि घर में की बिजली खराब होती थी वो खुद ही ठीक कर लेते थे। मैं कहता था ये बड़ी कोई चीज़ है तो हम भी इसमें जाएं। तो मतलब कोई इसमें कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि जैसे लोग बच्चों को तैयार करते हैं कि हमने इसको इंजीनियर बनाना है, वो कोई इतनी चीज़ नहीं थी। लेकिन इट वाज ऑन द गो, लेकिन इंस्पिरेशन थी घर में, यस। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक इट हैज़ बीन अ गुड चॉइस सो फार। आई वुडंट से इट हैज़ बीन अ बैड चॉइस इन लाइफ। तो इन दैट रिगार्ड आई वुड से कि कोई रिग्रेट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आप ग्रेजुएशन के बाद फिनलैंड चले गए, तो व्हाई फिनलैंड? मतलब दूसरे लोग जिस तरह जर्मनी चले जाते हैं एजुकेशन के लिए या दूसरी हाँ, कंट्रीज में जाते हैं, आपने फिनलैंड सबसे हटके क्यों चुना? व्हाट वाज द मोटिवेशन? अच्छा, इसकी बड़ी बेसिक सी दो तीन रीजंस थी उस वक्त जब मतलब आई थिंक मे बी यू हैवंट टोल्ड ऑलरेडी, बट हम दोनों क्लास फेलो भी रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे हम हैं। जब हम दोनों जब ग्रेजुएट हुए थे उस वक्त, तो इफ़ यू रिमेंबर के उस वक्त पाकिस्तान के जनरली जॉब के हालात अच्छे नहीं थे। मतलब आई कैनॉट से मच कि आज अच्छे हैं कि बुरे हैं, क्योंकि मैं उधर रहता नहीं हूँ अभी। लेकिन उस वक्त हालात अच्छे नहीं थे, और प्राइवेट जो एंटरप्राइज था या प्राइवेट इंडस्ट्री प्रोबेबली अभी ज़्यादा है कंपेयर टू उस वक्त के। लेकिन उस वक्त डेफिनेटली डिफिकल्टीज थी। तो जर्मनी भी देखा था उस वक्त, दोस्त थे जो सीनियर्स थे जो यूनिवर्सिटी के जर्मनी में ऑलरेडी पहुंच चुके थे हमसे पहले। तो जर्मनी का एक प्रॉब्लम ये था कि उधर मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज़ की जो अप्लाई करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, प्रोसेस की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, वो ज़्यादा थी जर्मनी में कंपेयर टू फिनलैंड। एक तो ये था। दूसरा मेरे ख्याल से ये था कि फिनलैंड वाज नॉट वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू जर्मनी एंड मेनी अदर यूरोपियन कंट्रीज। जर्मनी में ये था कि अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको कमरा भी थोड़ा महंगा था, मतलब जो अच्छी यूनिवर्सिटीज थी, अच्छे शहर थे, बड़े शहर थे। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि फिनलैंड की आबादी है 55 लाख तकरीबन, 5.5 मिलियन। पिंडी इस्लामाबाद की आबादी के ओके। बराबर पूरे पूरे मुल्क की आबादी है, ठीक है। तो और जर्मनी की अल्लाह। आबादी ज्यादा है। आई थिंक जर्मनी की आबादी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 8 करोड़ 7 करोड़ के करीब आबादी है उनकी, ठीक है। बड़ा मुल्क है, बड़ी इंडस्ट्री है। तो उस हिसाब से फिर उनके बड़े शहर जो हैं, BMW, मर्सिडीज, उनके जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो जिस जिस शहर में हैं वहाँ पे उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज्यादा है वहाँ पे रहने की। तो उस हिसाब से मैंने ये सोचा कि यार अगर ठीक है मुफ्त एजुकेशन फिनलैंड में भी, उस वक्त एजुकेशन बाय द वे फिनलैंड में भी मुफ्त थी और जर्मनी में भी मुफ्त थी, मतलब दोनों में इस हिसाब से कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, बराबर था इस मामले में। और लेकिन मेरे लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग का ज़्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि दोनों में कॉस्ट ऑफ लिविंग अपनी थी, उसमें कोई स्कॉलरशिप वाला चक्कर कोई नहीं था। तो दैट वाज प्रोबेबली द मेन डिसाइडिंग फैक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली एक रीज़न ये भी था कि हमारे 07 इलेक्ट्रिकल के एक सीनियर थे, फवाद। फवाद भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी हेल्प की थी उस वक्त। अम, अ, तो फवाद भाई ही वॉज अ वेरी नाइस गाय। उन्होंने मुझे बताया कि यार यूनिवर्सिटी अच्छी है, ऑल्दो यूनिवर्सिटी यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा माहौल है, और इन जनरल इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस ये लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये लोग बड़े पोलाइट भी हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जर्मन पोलाइट नहीं है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जैसे हम फॉर एग्जांपल एक होता है ना कि एक नए माहौल में आप आए हैं तो आपने नई चीज सीखनी है, नई स्किल सीखनी है, क्योंकि हमारे सोसाइटी के हिसाब से स्किल्स डिफरेंट हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल अभी यूएई में बैठे हुए हैं, तो यूएई के अंदर स्किल सेट डिफरेंट रिक्वायर्ड है वहां पे थ्राइव करने के लिए, ठीक है, कंपेयर टू पाकिस्तान के, ठीक है। तो हर मुल्क का एक डिफरेंट एक जिसे कह लें कि एक स्फेयर ऑफ स्किल सेट होता है जो आपको चाहिए वहां पे थ्राइव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ के लोग थोड़े से जजमेंटल नहीं है। ये लोग बंदे को स्पेस देते हैं कि ठीक है तुम्हें नहीं आता सीख लो। आई थिंक ये बहुत रेयर है पूरे यूरोप में, और प्रोबेबली पूरी दुनिया में बहुत रेयर है। मतलब मैं अब तक दुनिया के तकरीबन 18 मुल्क घूम चुका हूँ, जिसमें चाइना भी है, ठीक है। लेकिन फिनलैंड जैसा जो एक माशाल्लाह। ओपन 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 कल्चर जो फिनलैंड में है, कि ये लोग आप वर्क प्लेस में ना आप अपने बॉस को कह सकते हैं ये चीज़ मुझे नहीं आती, मुझे सीखनी पड़ेगी। वो उसको आपके खिलाफ पकड़े जज नहीं करेगा यार तुम्हें क्यों नहीं आती, या वो आपको खींचेगा नहीं इस चीज़ के ऊपर।
ये एक बहुत जबरदस्त कल्चर है इन हम्म लोगों का। तो ये इस चीज का मुझे उस वक्त हमारे एक सीनियर ने मुझे बताया था कि यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, वर्क प्लेस कल्चर और जनरल जो एक हम्म यूनिवर्सिटी का जो कल्चर है। तो दीज टू फैक्टर्स वर द रीजन कि मैं फिनलैंड की तरफ आया था। मैंने कहा चलो इतनी हम्म मुश्किल स्टेप ले रही हैं जिंदगी में, तो ये ना हो ना आगे जाके उससे भी मुश्किल लाइफ हो जाए। तो थोड़ा सा कहीं पे कोई आइडिया तो हो कि जिंदगी कहाँ पे अच्छी बना सकता है थोड़ी सी बंदा। हम्म। अच्छा, आपकी जो करियर है, मतलब अभी आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? यार मैं इधर फिनलैंड में एस्पो सिटी है, मेट्रोपॉलिटन है, मतलब जैसे हम्म इस्लामाबाद के साथ रावलपिंडी बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो मतलब एग्जैक्टली। लोग इस्लामाबाद में काम करते हैं लेकिन रहते वो रावलपिंडी में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग या रेंट वगैरह सस्ता है रावलपिंडी में। बिल्कुल इसी तरह ही हम्म एस्पो जो है वो हेलसिंकी कैपिटल है फिनलैंड का। और हेलसिंकी के हम्म बिल्कुल साथ एस्पो एक और सिटी है, हालांकि एस्पो बड़ा है हेलसिंकी से इन टर्म्स ऑफ साइज एंड पॉपुलेशन। हम्म लेकिन मैं एस्पो में रहता हूँ और कंपनी भी इधर एस्पो में ही है। और बेसिकली हम्म इट्स अ स्टार्टअप कंपनी है, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी है। और मैं जब ग्रेजुएट हुआ तो मतलब मैंने फुल टाइम जो है यहाँ पे मतलब ग्रेजुएट होने से पहले ही थोड़ा मैंने मतलब उसी वक्त ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम ही मुझे जॉब मिली ये बिल्कुल। तो हम्म मैं उस वक्त से ऑलमोस्ट उसी टाइम से कर रहा हूँ काम यहाँ पे। शुरू में मतलब ऑलमोस्ट बिल्कुल मतलब अगर एज यू नो कि स्टार्टअप्स में शुरू में टेक्नोलॉजी का एक आइडिया होता है कि इसके ऊपर काम करना है, लेकिन उसके ऊपर कोई इतना लंबा हम्म चौड़ा कोई बैकग्राउंड नहीं होता कंपनी के अंदर। तो हम्म मैंने उस वक्त स्टार्ट किया था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी काफ़ी ग्रो कर चुकी है। 15-20 लोग हम्म। हैं एक्चुअली। तो कंपनी का नाम टेरा अच्छा। लूप है और कंपनी काम करती है बेसिकली एनर्जी स्टोरेज के सेक्टर के अंदर। तो हम लोग हम्म ये काइनेटिक एनर्जी स्टोरेज के ऊपर इस आइडिया के ऊपर हम प्रोडक्ट है कंपनी की। तो उसमें मैं हम्म। सीनियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर की मेरी पोजीशन है। और फंडामेंटली मैं जबरदस्त। काम करता हूँ मैग्नेटिक सिस्टम्स डिज़ाइन के अंदर। उसमें एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम का हम्म डिज़ाइन मेरा है। और मतलब उसमें एक हम्म दो और लोग भी सब मेरे साथ काम करते हैं। तो उसमें कंट्रीब्यूट करता हूँ उसी टीम के अंदर। और हम्म मतलब एक मेन काम ये है, फिर स्टार्टअप में जनरली ये होता है कि आपको और भी काम करने पड़ते हैं क्योंकि लोग इतने ज़्यादा नहीं होते। तो आपको हम्म मतलब आप ना भी चाहो तो आपको अलग करनी पड़ती चीजें। मुझे शौक था कि चलो और भी एक हम्म दो चीजें मिल रही हैं, नई स्किल्स मिल रही हैं, तो ये भी सीखते हैं साथ। हम्म तो मैंने हम्म थोड़ा बहुत सब कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट के ऊपर भी काम किया है, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो के ऊपर भी काम किया है, पेटेंट्स और पेटेंट्स फाइल करना और इन चीज़ों के ऊपर वो भी उस पे उस साइड हम्म पे भी काम किया है। फिर एट द सेम टाइम कई दफ़ा ये भी होता है कि पूरी की पूरी लेट से आपने ऑर्डर मैनेजमेंट है वो भी आपने हैंडल करनी है कि लेट से कोई चीज़ ऑर्डर की है तो वो आपने सभी मैनेज करना है कि अप्रूव कराना है बजट उसका, उसका ऑर्डर प्लेस कराना है, हम्म ट्रैक करना है, उसको लैंड कराना है लेबोरेटरी के अंदर। वो सारा काम भी किया है। हम्म तो हम्म फिर ऑन द सेम लेवल मैंने फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन है इग्नाइट के नाम से, गवर्नमेंट ऑफ हम्म पाकिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फंड करती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को। तो फिनलैंड की भी इसी तरह की एक हम्म एसोसिएशन है इनकी अपनी। तो मैंने उसके थ्रू जो प्रोजेक्ट्स इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स फंड होते हैं, हमारी कंपनी जिसमें इन्वॉल्व थी वो एक प्रोजेक्ट भी लीड किया उसके हम्म अंदर। तो हम्म तो उसमें इट वाज अ कंसोर्शियम लेड प्रोजेक्ट, उसमें और भी कंपनी और यूनिवर्सिटीज थी तो वो भी मैंने काम किया। मतलब पॉइंट बीइंग के कंपनी के अंदर एक मेन मेरा रोल है जो कि डेफिनेटली मैंने करना ही करना है, जो मेरी एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म लेकिन उसके अलावा बहुत हम्म से और छोटे मोटे काम हैं जो मतलब आई टेक केयर ऑफ। सो दैट्स व्हाट आई डू मेनली एंड जनरली। सही, ज़बरदस्त है। अच्छा, वैसे आप सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है आपका फ़िनलैंड में? मतलब एज़ आपका दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, उधर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हमारे जिस तरह हमारे दोस्त वहाँ पे सेटल हैं। हम्म। तो आप कैसे कंपेयर करते हैं इसको फ़िनलैंड को, जो आपकी पोज़ीशन है? हाउ मच यू आर सैटिस्फाइड अबाउट योर करंट पोज़ीशन एंड करंट डूइंग्स? यार आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फेक्शन है, बिल्कुल है। आई जनरली इफ आई डिफाइन सेटिस्फेक्शन, तो सेटिस्फेक्शन की मेरे ख्याल से तीन कैटेगरीज हो सकती हैं। एंड इन माय हुँ, एक्सपीरियंस बहुत रेयर लोग होते हैं जिसमें वो तीनों कैटेगरीज में सेटिस्फाइड हो जाते हैं। पहली तो सेटिस्फेक्शन हुँ, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि आपको अच्छी सैलरी मिल रही हो उस काम से, ठीक है। हुँ,
अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वो जनरली यूरोप में जो भी रह रहे हैं ना, और अगर वो किसी अच्छी जगह काम कर रहे हैं तो इट्स अ फेयरली गुड कंपनसेशन जो सारी ऑफर करते हैं। उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे बिल्कुल ही मैं अंडर पेड हूँ, क्योंकि यहाँ पे कवानीन है, आपको कवानीन प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे लेबर कवानीन है, लेबर लॉज हैं, हम्म, तो वो यहाँ पे हो नहीं सकता कि बंदा एक्सप्लॉइड हो। ठीक है। दूसरी चीज है जिसमें आपको क्वालिटी ऑफ वर्क या फिर एक होता है ना बंदे को, एक बंदे के अंदर से आवाज आती है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जिंदगी में मैं दुनिया में क्यों आया हूँ यहाँ पे। तो हम्म, वो आई थिंक वो भी एक है बंदे के, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनकी सैलरी बहुत अच्छी मिल रही होती है लेकिन दे आर नॉट सेटिस्फाइड कि वो कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या वो खुश हैं अपने काम से, मतलब वो दे हम्म, आर मे बी कंट्रीब्यूटिंग टू समथिंग। तो इट्स फाइन। बहुत सारे हम्म, लोग होते हैं वो कहते हैं चिल जॉब हो, कोई लंबा चौड़ा चक्कर ना हो, सैलरी आए, दैट्स आल्सो फाइन, वो भी एक टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो। ठीक है। तो लेकिन कुछ लोग होते हैं उन्हें होता है दिमागी थोड़ा कीड़ा कि यार मुझे काम ऐसा हो जो चैलेंजिंग हो, जिसमें दिमाग मेरा जो है ना हम्म, फ्यूज उड़ जाए लेकिन काम करना पड़े मुझे। तो आई थिंक वो भी सही बात अलहमदुल्ला है। मुझे है सेटिस्फेक्शन के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का काम है, उसमें हम्म, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की जिसमें दुनिया में शायद दो तीन ही ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हों, तो वो भी एक बंदे को सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है। तीसरी आई थिंक सेटिस्फेक्शन जो है, जिसमें आई थिंक यू वुड एग्री विद मी एज वेल सिंस यू आर लिविंग इन यूएई, कि बंदा फैमिली के हम्म, साथ भी हो, वो फैमिली के साथ भी इक्वली क्वालिटी टाइम स्पेंड बिल्कुल। करे। आई थिंक दैट्स अ वेरी हम्म, डिफिकल्ट नट टू क्रैक, कंसिडरिंग के इफ हमारी अगर डेवलपिंग इकोनॉमी है पाकिस्तान में, एंड ऑब्वियसली आई थिंक पाकिस्तान इज ग्रोइंग। बहुत सारे लोग समझते हैं कि पाकिस्तान ग्रो नहीं हम्म, कर रहा, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान इज ग्रोइंग, इवन दो आई माइट डिसएग्री विद लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन आई थिंक मैक्रो इकोनॉमिक्स में पाकिस्तान ग्रो कर रहा है। क्योंकि एक हम्म, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री हमेशा ग्रो, उसने ग्रो ही करना है, उसने मतलब जब तक वो डेवलप्ड कंट्री हम्म, नहीं बनता तो वो ग्रोथ फेज में ही होगा। ठीक है। तो लेकिन ऑब्वियसली लाइक फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस यू आर नॉट इन पाकिस्तान, आई एम नॉट इन पाकिस्तान, ऑब्वियसली हम फैमिली से दूर हैं। तो दैट्स वेयर आई डू फील के दैट कैन बी इम्प्रूव्ड, और उसके लिए मैं ऑब्वियसली सोचता हूँ, कोशिश भी करता हूँ कि उसको थोड़ा कोशिश किया जाए, कुछ बेहतर किया जाए उसको। तो यस, अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल आई कैन से यस सेटिस्फेक्शन है जिंदगी में। तो बट लेकिन ये हर बंदे के लिए डिफरेंट हो हम्म, सकती है, लाइक ये हर बंदे के लिए सेम नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। ज़बरदस्त है। अच्छा, ये तो आपने वर्क लाइफ बैलेंस बता दिया कि बड़ा अच्छा है फ़िनलैंड के अंदर, आपको मतलब हम्म। फैमिली के लिए भी हम्म। प्रॉपर टाइम है। और और लिविंग कॉस्ट का क्या हिसाब है? आपकी सैलरी के हिसाब से लिविंग कॉस्ट कैसे हम्म। पड़ती है आपका? मतलब एज़ दुबई अगर कंसीडर करें, मैं तो दुबई में लिविंग कॉस्ट है अच्छी, आपकी सैलरी के हम्म। हिसाब से, मतलब एक हम्म। पोर्शन खर्च होता है। फ़िनलैंड में यस। कैसा लिविंग कॉस्ट क्या है? क्या आपकी सैलरी इनफ है लिविंग कॉस्ट करने के बाद भी सेविंग्स वगैरह करने के लिए? यार डिपेंड करता है, मतलब तुमने दुबई में भी देखा होगा कि फॉर एग्जांपल लोग होते हैं जिन्होंने डॉज कार किस्तों पे निकलवाई होती है। ठीक है। हाँ, है बिल्कुल कि सही नहीं, मतलब है। दुबई में लोगों ने स्पोर्ट्स कार, मेरा एक दोस्त है वो दुबई से इधर फिनलैंड आया है, तो वो मुझे कहता है मेरे पास हाँ, हाँ। ऑडी होती थी कन्वर्टेबल दुबई में। ठीक है। तो ओह! ज़बरदस्त। मैंने क्या कि यार जाहिर सी बात है, उधर टैक्स कोई नहीं है उस मुल्क में। ठीक है। और सही बात है, सही है, टैक्स फ्री है। पेट्रोल भी सस्ता है, और मॉर्गेज लेना आसान है। तो और तुम सिंगल थे, हुँ, अभी तुम शादीशुदा भी हो, तुम यूरोप में हो जहाँ पे टैक्स बहुत हुँ, हाई है, यहाँ पे पेट्रोल महंगा है, और इंश्योरेंस भी गाड़ी की बड़ी महंगी है, तो तुम यहाँ पे ऑडी उस तरह तो नहीं रख सकते कन्वर्टेबल, जिस तरह तुम यहाँ पे भी तुमने सही बात टोयोटा रखी हुई है। ठीक है। तो है। आई थिंक के कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना, इफ आई दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल टू टेल यू के यस, के बंदे के लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है। मतलब आप दुबई में रह के भी बचत कर सकते हैं, और दुबई में रह के आप ये कह सकते हैं यार मेरे को पैसे कोई नहीं बचते। ठीक है। हुँ, हुँ, तो आई थिंक इट्स द सेम थिंग हियर एज वेल। कॉस्ट ऑफ लिविंग डेफिनेटली हाई है यूरोप में, स्पेसिफिकली नॉर्दर्न यूरोप। नॉर्थ में यूरोप हुँ, के चार मुल्क हैं जिनको नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है। नॉर्डिक हुँ, हुँ, लव्स बेसिकली स्वीडिश का लव्स है, और मतलब भी उसका यही है कि हुँ, नॉर्दर्न कंट्रीज। ठीक है। और उसमें स्वीडन, डेनमार्क, हुँ, फिनलैंड और नॉर्वे आते हैं बेसिकली। ठीक है। हुँ, तो इन सारे मुल्कों में इफ यू लुक एनी बेंचमार्क, इन सब में कॉस्ट ऑफ लिविंग टॉप पे ही नजर आएगी तुम्हें हमेशा। ठीक है। हुँ, हुँ, मतलब हुँ, बहुत सारे लोग हैं जो ऑब्वियसली कहते हैं कि उनकी सैलरी का क्लोज टू 30 to 40% में भी सिर्फ रेंट में चला जाता हो। दैट्स क्वाइट अ हुँ, रियलिटी है। लेकिन दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप फॉर हुँ, एग्जाम्पल सिटी सेंटर के कितना करीब रह रहे हैं आप, मतलब अपार्टमेंट आपका कितना बड़ा है, आया कि वो अपार्टमेंट है या खुला घर है, पीछे लॉन है उसका, क्योंकि यहाँ पे अब
दुबई में तो आई नो वहाँ पे गर्मी इतनी पड़ती है, लॉन हो भी तो आप बाहर नहीं बैठ सकते उस लॉन में, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसे ही पे है। सिचुएशन इस तरह, यहाँ पे ये है कि चलो बर्फ बहुत पड़ती है, लोग इस तरह करते हैं कि उनको पसंद है कि सौना घर में हो, मतलब सौना बात लें और बाहर -15 में जाके बर्फ में छलांग मार लें, लाइक दैट्स अ कल्चरल थिंग, पीपल डू दैट हियर, ठीक है। तो टोटली डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल, कि आप फॉर एग्जाम्पल एक कमरे के अपार्टमेंट में रह रहे हैं या 3 कमरे के अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो दैट्स डेफिनेटली अ थिंग। लेकिन अगर आप खाने की बात करें ना, तो ऑब्वियसली बीइंग अ मुस्लिम हम लोग शराब नहीं पीते, ठीक है। हम मतलब, तो उसमें अब शराब का खर्चा नहीं है जनरली यहाँ पे। जो मुझे कोलीग्स बताते हैं शराब बहुत महंगी है, तो उनकी सैलरी का एक बहुत बड़ा जो खर्चा है जो उनके हिसाब से शराब में चला जाता है, जो हमारा नहीं जाता, ठीक है। तो फिर गाड़ी रखना एक्सपेंसिव है यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि गाड़ी अगर आपने रखी है तो ऑब्वियसली आप यकमुश्त तो नहीं खरीदोगे, आप बैठे बैठाए 10,000 यूरो या $10,000 की गाड़ी कैश पे खरीदना मेरे ख्याल से तो बेवकूफ़ी है। आप इतना मतलब डिप्रिशिएटिंग एसेट आप कैश पे खरीद लो, ठीक है। तो ऐसे ही है। ठीक आप है, आप गाड़ी इन्वेस्ट कर अगर, सकते हैं, किसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ इन्वेस्ट करो तो डिप्रिशिएटिंग एसेट में फायदा ही कोई नहीं है, क्या इतना पैसा आप फेंक दो, ठीक है। तो वो ऐसे ही है। लोग, तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो भी आपके जैसे कहते हैं चस्के पे है कि कितनी अच्छी गाड़ी रखनी है। मेरा दोस्त है, उसने अब होंडा सिविक रखी हुई है पाकिस्तान वाली, यहाँ पे उसने रखी हुई है, ठीक है। तो वो गाड़ी की किस्त देता है महीने की 150 यूरो, ठीक है। बड़ी अच्छी सस्ती किस्त है, लाइक इट्स अ वेरी नाइस। हाँ, अस्सी सही है। 80 यूरो का बिल्कुल आ ऐसे ही गया, है। ठीक है। 80 यूरो की टैंकी फुल होती है 40 लीटर की यहाँ पे तकरीबन, ठीक है। 2 टैंकियां उसकी पेट्रोल की अच्छा। लगती हैं। तो लाइक दैट्स ऑल्सो आई थिंक आप 400 यूरो में अच्छी गाड़ी मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे मेरे ख्याल से, लाइक इफ यू डोंट स्पेंड टू मच ऑन दैट। तो खाना यहाँ पे मेरे ख्याल से उस तरह महंगा नहीं है लोग जितना समझते हैं। इट्स नॉट एक्सपेंसिव, लाइक इफ यू आर मेकिंग योर ओन फूड, आप ग्रोसरी बाय कर रहे हैं और लेट्स से घर में ही आपकी फैमिली है, लाइक यू आर मेकिंग योर ओन मील्स, इट्स नॉट एक्सपेंसिव। आई डोंट थिंक सो एक्सपेंसिव, कि आप मतलब अगर आपकी फैमिली है, आप 300 से 500 यूरो के अंदर पर मंथ में किचन चला सकते हैं, अच्छा चला सकते हैं, ठीक है। और ऑन टॉप ऑफ दैट आई थिंक अगर आप लेट्स से होटलिंग थोड़ी बहुत करते हैं तो वो भी वैसे आप थोड़ा बहुत डाल दें। वैसे वैसे अगर एक फिगर बताया जाए कि इतने यूरोस में आप मतलब एक कपल एक बच्चे के साथ रह सकता है इजीली वहां पे फिनलैंड में। यार मेरे ख्याल से लाइक इफ यू डोंट स्पेंड टू मच, लाइक आपका इस तरह का नहीं है कि दावतें तो हो रही हैं, शुगल चल रहा है हर वीकेंड पे कोई ना कोई, और आनियां जानियां लगी हुई हैं, ये वो इस तरह का अगर चक्कर नहीं है, आई थिंक यू कैन हैव अ वेरी गुड, फेयरली डिसेंट, आई वुडंट से वेरी गुड बट फेयरली डिसेंट इन 2,000 to 2,500 यूरोज, अ गुड लाइफ हियर, जबरदस्त। इतने में आप मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा। अब अगर एक फ्रेशर है जिसने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो उसके लिए क्या अच्छा, अपॉर्चुनिटीज हैं फिनलैंड में जॉब के हवाले से जॉब? जस्ट टू ऐड वन मोर थिंग बिफोर आई फॉरगेट, ये जो मैंने 2,000 से 2,500 का फिगर बताया है, ये मैंने आफ्टर टैक्स सैलरी का बताया, ओके। क्योंकि टैक्सेस यहाँ पे काफी हाई हैं। टैक्सेस लाइक कुड टेक इजीली 30% ऑफ योर सैलरी अवे, ठीक है। ओके। तो क्योंकि अच्छा टैक्सेस आई हैं तो उसका फायदा भी है, आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री है यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल तक, ठीक है। जबरदस्त। यूनिवर्सिटी लेवल तक एजुकेशन फ्री है आपकी। मेडिकल सब्सिडाइज्ड है, 100% फ्री नहीं है लेकिन वो काफी हद तक सब्सिडाइज्ड है। मतलब यहाँ पे चाइल्ड बर्थ लिटरली फ्री है। चाइल्ड बर्थ पे हार्डली आपका कोई 20 यूरो का खर्चा आता है, 30 यूरो का खर्चा आता है, विच इज पाकिस्तानी 8-9 हज़ार रुपया प्रोबेबली, ठीक है। सही है। उसमें आपकी आपकी मेडिसिन वगैरह सब कुछ मिलती हैं आपको, और इवन बच्चे के डायपर्स और कपड़े 1 साल के आपको हुकूमत साथ देती है, ठीक है। तो तो टैक्सेस का फायदा है, टैक्सेस का फायदा है, लेकिन ऑब्वियसली टैक्सेस हैं तो वो आपकी सैलरी जो मैंने फिगर बताया ये आफ्टर टैक्स है, लाइक यू शुड हैव दैट मनी आफ्टर योर टैक्स। सही है, जबरदस्त। अच्छा, अभी एक बंदा जो फ्रेशली ग्रेजुएट हुआ है पाकिस्तान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद, वो फिनलैंड में अपना करियर परसू करना चाहता है, तो क्या उसके लिए जॉब मार्केट कैसी है और वो किस तरह इन हो सकता है फिनलैंड में? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। फिर अच्छा मैं राइट नाउ ये एज्यूम करूंगा कि इन्फ्लेशन, सॉरी जिसे कहते हैं रिसेशन, रिसेशन नहीं आ रही, क्योंकि यूरोप या जनरली पूरी दुनिया में रिसेशन जब भी आती है इंडस्ट्रीज
जिसे कहते हैं ना डाउन साइज करती हैं, बंदे निकालती हैं। और रिसेंटली आपने देखा होगा जंग लगी हुई है यूरोप में, ठीक है, और उसकी वजह से काफी बड़ा एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है, एनर्जी महंगी होगी, लोगों के बिजली, इवन घरों के बिल बढ़ गए हैं, तो फैक्ट्रियों में तो डेफिनेटली बहुत बढ़े हैं, क्योंकि वो कमर्शियल यूज ऑफ एनर्जी है वो, ठीक है। उसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्ट आया है। इवन मतलब जो यूरोप का पावर हाउस है सबसे बड़ा इंडस्ट्री का, वो जर्मनी है। जर्मनी से बड़ी इंडस्ट्री पूरे यूरोप में कहीं पे नहीं है, ठीक है। इवन जर्मनी में भी इस वक्त बुरे हालात हैं। मतलब आई हेयर फ्रॉम माई फ्रेंड्स के जो लोग जॉब स्विच करना चाहते थे फॉर वट एवर रीजन, उन्होंने स्विच करने का बिल्कुल सोच छोड़ी हुई है कि वो कहते हैं इस वक्त जहां पे हो बैठे सर्वाइव कर रहो, रहे हैं। कोई पंगा ना लो, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी यू नो कि एक जगह आपने अपनी कोई सिचुएशन बना ली अच्छी जॉब की, आपका वहां पे लोग आपको पहचान के आपके वर्क एथिक को समझ गए हैं, तो वहां से इसका चांस कम है कि वहां से आप निकाले जाओगे, ठीक है। तो लेकिन अगर आप नई जगह पे गए हो, अभी आप प्रोबेशन में ही हो, कंपनी के अंदर मसला आता है, तो वो तो कहेंगे काका तू तो जा, मतलब तू तो प्रोबेशन में है अभी, तेरा तो मतलब हमारे साथ कोई चक्कर ही कोई नहीं है अभी, ठीक है। तो राइट नाउ एट दिस मोमेंट एज वी स्पीक, यूरोप में बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन, बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी क्राइसिस, और एट द सेम टाइम जनरली ग्लोबल पॉलिटिक्स के थोड़े ऊपर नीचे होने की वजह से थोड़ा सा एक आया हुआ है प्रॉब्लम मेरे ख्याल से, एज आई लुक एट द न्यूज, इन माय ओपिनियन। तो लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दैट, ओके। जो फिनलैंड के अंदर स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट, फिनलैंड के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसका रीजन ये है कि फिनलैंड के अंदर दो तीन कंपनीज के काफी बड़े बिजनेस यूनिट्स हैं पूरे पूरे। जैसे अब एबीबी बहुत बड़ी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कंपनी है पूरी दुनिया में, ठीक है। उसके बिल्कुल। बिजनेस यूनिट्स होते हैं कि एक बिजनेस यूनिट फॉर एग्जांपल टरबाइंस बना रहा है सिर्फ, दूसरा बिजनेस यूनिट मोटरें बना रहा है, तीसरा बिजनेस यूनिट मोटर ड्राइव्स बना रहा है, चौथा बिजनेस यूनिट फॉर एग्जांपल शिप और मेरीन इंडस्ट्री को हैंडल कर रहा है। तो फिनलैंड के अंदर एबीबी के अलोन आई थिंक 4 बिजनेस यूनिट्स हैं, सिर्फ एबीबी के 4 बिजनेस यूनिट्स हैं। मरीन्स और पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा सेक्शन है। बहुत कम लोगों को इस बात का पता है कि दुनिया की सम ऑफ द बेस्ट शिपिंग वेसल्स फिनलैंड के अंदर बनती हैं। अभी रिसेंटली पूरे सोशल मीडिया पे वो रोला बना हुआ था, आइकन ऑफ द सीज, दुनिया का सबसे बड़ा वो जो क्रूज शिप है, जो वो फिनलैंड में बना था, यहां से बन के गया है वो, ठीक है। और मतलब 55 लाख की आबादी है उसमें, दुनिया की मतलब जानी मानी शिपिंग इंडस्ट्री है यहाँ पे, ठीक है। अब शिप जब बनती है, अब वो इंजन पे भी ऑफ कोर्स उसके ऊपर अब हाइब्रिड सिस्टम उसके ऊपर लगता है, तो उसके अंदर मोटर्स भी लगती हैं, पूरा इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसके अंदर ऑटो पायलट सिस्टम होता है उसके अंदर। मतलब आजकल की शिपिंग इंडस्ट्री बहुत मॉडर्नाइज हो चुकी है। तो एक तो एबीबी का बहुत बड़ा यहाँ पे मरीन्स एंड पोर्ट्स का सेक्शन है जो काफी अच्छा बिजनेस करता है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे मोटर्स का और जनरेटर्स का काफी बड़ा सेक्शन है हेलसिंकी के अंदर ही। तीसरा ड्राइव्स का है जो कि इन्वर्टर्स और ये सारी चीजें बनाती है मोटर और पावर सिस्टम्स के लिए। और चौथा यहाँ पे आई थिंक ग्रिड इंजीनियरिंग का काफी बड़ा बिजनेस यूनिट भी है यहाँ पे, जो कि आई थिंक रिसेंटली हिटाची ने एक्वायर कर लिया। एक तो एबीबी का ये सिस्टम, दूसरा यहाँ पे सीमेंस का भी काफी अच्छा बिजनेस है इसका, मोटर ड्राइव्स का। तीसरा एक कंपनी है वर्टसिला, दुनिया की जानी मानी वर्टसिला, जो इंजन्स बनाती है। पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कि आई थिंक डीजल पे चलते हैं, उन सब पे ऑलमोस्ट आई थिंक जो जहां तक मैंने पढ़ा है कहीं पे, वहां पे वर्टसिला के इंजन्स लगे हुए हैं। और वर्टसिला का जो इंजन्स का हेडक्वार्टर है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो फिनलैंड के अंदर है, नॉर्थ में है, यहाँ पे नहीं है, हेलसिंकी में नहीं, नॉर्थ में। वहां पे काफी पाकिस्तानी काम करते हैं। फिर डैनफॉस एक कंपनी है, उसका भी इलेक्ट्रिकल का काफी बिजनेस है यहाँ पे, मोटर ड्राइव्स का, मोटर्स का। सही। मतलब ये वो है जो मुझे पता है। मीन के इंडस्ट्री काफी वाइड है और वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज वहां पे मौजूद हैं। यस यस जूनियर्स के लिए वो ट्राई करना चाहिए। यस। एबीबी में अलोन जिन पाकिस्तानियों को मैं जानता हूँ जो काम कर रहे हैं, दे आर आई थिंक 10 से 12 पाकिस्तानी जिनको मैं जानता हूँ सिर्फ, वो काम करते हैं, ठीक है। और फिर दूसरी कंपनीज में भी हैं ऐसे लोग भी हैं जो फिनलैंड में फॉर एग्जांपल उन्होंने पढ़ाई नहीं की। मतलब ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो यहाँ पे मास्टर्स करने आए उसके बाद सेटल डाउन हो गए। ऐसे लोग भी हैं जो जिनका मास्टर्स फॉर एग्जांपल इटली का था या स्विट्जरलैंड का था, किसी और मुल्क का था, वो जॉब यहाँ पे कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल की फील्ड के अंदर, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन ऑब्वियसली यानी कि आप जो फ्रेशली ग्रेजुएट है पाकिस्तान से, उसको आप मोटिवेट कर सकते हैं कि वो फिनलैंड में आए और यहाँ पर आके करियर पाथ यहाँ पे चूज करे वो। हाँ, मतलब इट्स नॉट वेरी इजी
मतलब आई वुड नॉट से कि इट्स दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप ग्रेजुएट करो तो जॉब वेट करी होगी. देयर इज अ बिट ऑफ स्ट्रगल एंड एज आई टोल्ड लाइक फिनलैंड की इकोनॉमी ऑब्वियसली जर्मनी के मुकाबले में बहुत छोटी इकोनॉमी है. लाइक इट्स नॉट वेरी बिग इकोनॉमी. हम्म, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी साइज छोटा होगा तो उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज हम्म, होंगी वो भी कम होगी कंपेयर टू मे बी अ बिगर कंट्री. हम्म, लेकिन हम्म, अगर इतने लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी थी तो वो इसके अंदर शामिल हो सके उसके अंदर. ठीक है. तो मतलब मैं किसी एक्सट्रीम पे नहीं जाऊंगा. मैं ये भी नहीं कहूंगा यार बड़े माड़े हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं, इधर कुछ नहीं है, ये वो ना हो यहाँ पे. वो यहाँ पे एक शुगल बना हुआ है हम्म, हमारे दोस्तों का कि कोई पाकिस्तान से किसी अपने यहाँ पे किसी दोस्त को कहना यार मेरी भी सीवी टोर अपनी कंपनी च थे तो कहना यार इतने ना ही थे तनख्वाह बड़ी वो थोड़ी पता है. लगा फ्रॉड। तो ऐसी सही बात तो है। तो डेफिनेटली स्ट्रगल है. लोग ऐसे हैं जिनको 6 महीने 8 महीने हम्म, लग जाते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब ढूंढने में. इट्स अ स्ट्रगल. लेकिन तो वैसे अब ऐसे वैसे लोग क्या भी पाथ हैं. फॉलो करे वो, अगर वो फ्रेशर क्या पाथ फॉलो करे कि वो यहाँ पर किस तरह अप्रोच कर सकता है कंपनीज को? सीवीज फॉरवर्ड करे, या कोई इनका ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे जाके जिस तरह स्कोर बेस या पॉइंट बेस कोई पोर्टल होता है, वहाँ पर जाके वो अप्लाई करें? यार यहाँ पे लिंक्डइन बहुत चलता है यहाँ पे. लाइक यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ये बड़ा जरूरी है कि अगर आप पढ़ने आए हैं ना, मतलब मैं उसका एग्जांपल इसलिए बेहतर दे सकता हूँ क्योंकि वो पाथ मैंने खुद फॉलो की है. ठीक है. अगर आप यहाँ पे हम्म, पढ़ने आए हैं तो आपकी लिंक्डइन की एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए मेरे ख्याल से. मतलब आपने कोई कोर्स पढ़ा, आपने कोई प्रोजेक्ट किया, उस कोर्स के अंदर आप लिंक्डइन के अंदर पोस्ट चढ़ाओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो. ठीक है. प्रोफेसर को मतलब अगर आपने उसने आपको कोई अच्छा गाइड किया है उसको क्लियरली एक्सप्लेन करो कि इस प्रोजेक्ट में आपने क्या सीखा है, आपने क्या किया है. ठीक है. तो हम्म, अगर आप अपने आप को मार्केट नहीं करेंगे कोई भी नहीं मार्केट करेगा आपको. ठीक है. तो यू हम्म, आर द बेस्ट मार्केटेयर ऑफ योर ओन सेल्फ. मतलब ये तो जनरल थंब रूल है. तो लिंक्डइन पे आपकी एक्टिविटी हम्म, होनी चाहिए क्योंकि यहाँ की ना जो इंडस्ट्री है उसकी एक अच्छी बात ये है कि वो सारे के सारे यूनिवर्सिटी से अटैच होते हैं. एबीबी अगर कोई बहुत बड़ा हम्म, प्रोजेक्ट कर रही है ना, वो अकेले नहीं कर रही होगी, वो अदर यूनिवर्सिटी, तामरा यूनिवर्सिटी, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी किसी प्रोफेसर के साथ मिलकर कर रही होगी. अब वो जब कर रही है तो वो हम्म, प्रोफेसर मतलब उसकी कोलैबोरेशन कंपनी के साथ है. वो क्या होगा कि बंदा उसके पास जो मास्टर थीसिस करने आया है, प्रोफेसर उसको अब जनरल रूल ये होता है कि लोग आते हैं, डिग्री के अंदर एंटर होते हैं, कोर्सेज स्टार्ट करते हैं, 5 क्रेडिट का कोर्स है, 4 क्रेडिट का कोर्स है. कोर्स के दौरान यहाँ देखते हैं कि अच्छा इस प्रोफेसर का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा किसी कंपनी के साथ. ठीक है. बंदा प्रोफेसर के पास जाएगा, वो कहेगा जी मैं आपके हम्म, साथ काम करना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट में. और अच्छी बात ये होती है कि प्रोफेसर वो काम आपको मोस्टली मुफ्त नहीं कराते, आपको पैसे देते हैं काम करने के. दैट्स ऑल्सो वन वे ऑफ गेटिंग अ हम्म, पार्ट टाइम जॉब एज वेल. क्या आप जाते हो, आप लेबोरेटरी कहते हो कि मैं लेबोरेटरी में काम करना है, तो दैट्स ऑल्सो अ शाउट आउट टू माय टीचर्स जिन्होंने फिनलैंड में मुझे बड़ा अच्छा सपोर्ट किया है. मतलब मैं जब आया था हम्म, तो मैंने भी काम किया था लेबोरेटरियों में, अपनी यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी में काम बहुत काम किया था मैंने शुरू में. ठीक है. तो हम्म, सही है। दैट्स अ वेरी गुड सिस्टम हियर कि आपको पैसे भी मिल बन जाते हैं, आपका थोड़ा सा एक सीवी के ऊपर भी आ जाता है कि आपने एक हम्म, अच्छी लेबोरेटरी के अंदर काम किया है, प्रोफेसर के साथ भी हम्म, आपका एक अच्छा रेफरेंस बन जाता है. और हम्म, उससे जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री होती हम्म, है, आप उससे जो मेन 3 4 मैनेजर्स होंगे किसी बिजनेस यूनिट के अंदर, आप उससे भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं. दैट्स अ वेरी गुड, आई थिंक दैट्स सही। अ श्योर शॉर्ट वे कि आप एटलीस्ट अगर आपको दुनिया जानती नहीं है तो आपको जॉब क्यों देगी. मतलब कोई आपको जानता ही नहीं है तो मतलब हम्म, योर chances of getting a job are not zero but very low, I would say. हम्म। So this is, I would say, for somebody who lands here, I think that's a good way. वैसे जो फ्रेशर बंदा है वहाँ पर, उसकी कितनी कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है वहाँ पर, अगर वो जॉब के यार लिए आता यार है? इट्स यार इट रियली डिपेंड्स क्योंकि यहाँ पे ना वो परमानेंट जॉब का कॉन्सेप्ट जैसे पाकिस्तान में होता है ना सरकारी जॉब का, फॉर एग्जांपल के ताहयात जॉब होती है, हम्म, वो हम्म, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ही नहीं. आई थिंक बहुत सारी इवन यूएई में भी प्रोबेबली नहीं है ये वाली चीज. ठीक है. एग्जैक्टली और ऐसे ही यहाँ है। पे भी नहीं है. हर जगह ऐसे ठीक ही है. है। यहाँ पे परमानेंट तब तक परमानेंट हो जब तक बॉस ने ये नहीं कहा कि भाई छुट्टी करो. ठीक है. तब तक आप परमानेंट हो. हम्म, ठीक है. तो हम्म, इट रियली डिपेंड्स. यहाँ पे अभी ऐसे लोग भी हैं जो फॉर एग्जांपल सेम जॉब के 2,000 यूरो कमा रहे हैं. ठीक है. ऐसे लोग भी हैं हम्म, जो सिमिलर जॉब के किसी और कंपनी में 4,000 यूरो कमा रहे हैं. इट डिपेंड्स. फॉर हम्म, एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस कंपनी का बिजनेस कितना बड़ा है. ठीक है. उसकी क्लाइंटेल कितनी हम्म, ज्यादा है, उसका उसकी प्रोडक्ट या उसकी सर्विस कितने मुल्कों में जा रही है. दूसरा आपका रोल हम्म, कस्टमर साइड पे कितना है. मेरे ख्याल से ये बड़ा मैटर करता है कि अगर तो आप कस्टमर हम्म, साइड पे थोड़ा बहुत भी आपका इंटरेक्शन है ना, आपकी सैलरी ज्यादा होगी क्योंकि यू आर ब्रिंगिंग हम्म, मोर वैल्यू टू द कंपनी. आप मतलब कस्टमर हैंडल कर रहे हो, आप कंपनी को प्रॉफिट अर्न करके दे रहे हो.
ठीक है, ये भी बड़ा मैटर करता है। तो जनरली ये है कि कोई थंब रूल नहीं है मेरे ख्याल से सैलरी का, इन माय एक्सपीरियंस। मतलब यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी ओके। लो सैलरी पे स्टार्ट करते हैं, ग्रो भी करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका जैक बहुत अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पे हमारे यूईटी के बॉयज, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे लोग भी हैं जिनको पहली सैलरी फॉर एग्जांपल 3500 ऑफर हुई है बिफोर टैक्स, ठीक है, 3500 यूरो, ठीक है। तो इट्स नॉट रियली लाइक थिंग रिटन इन स्टोन। और दूसरी बात है, आपके निगोशिएशन पे भी बड़ा डिपेंड करता है, मतलब आप कितना अच्छा निगोशिएट करते हो। लेकिन आप निगोशिएशन के आप स्टेज पे तब भी अच्छे हो सकते हो जब यू हैव समथिंग टू सेल। मतलब आपकी प्रोफाइल में कोई बहुत, हाँ मतलब कोई बहुत टॉप क्लास स्किल हो आपको, जी मैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस लेके आया हूँ और मैंने ये 4 टॉप क्लास के प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, तो तब कंपनी सोचेगी कि यार हमें भी फायदा है कुछ इसको ज्यादा सैलरी देने में। लेकिन कोई सही। हम जैसा फ्रेशर माड़ा हो जो बिल्कुल, जिसने बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट किया है, मेरा तो पाकिस्तान में भी मतलब वो एक बात है ना कि वो इतना कोई टॉप नॉच कोई, आप ये तो नहीं कह सकते आपने वो बहुत हाई एंड एक्सपीरियंस था आपका, ठीक है। तो इसलिए आई फील कि इट्स अ रियली सब्जेक्टिव थिंग। लेकिन यस, देर आर पीपल जो बड़ी अच्छी सैलरी पे भी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ज़बरदस्त है। तो नेशनैलिटी वगैरह भी मिल जाती है फ़िनलैंड में? मिल जाती है, नेशनलिटी मिल जाती है। नेशनैलिटी ईज़ी है या मुश्किल है? कोई एक्सपीरियंस मतलब आपको वहाँ पर यार कुछ साल गुज़ारने पड़ते हैं? यस, टाइम है यहाँ पे। रिसेंटली इन्होंने कानून चेंज किया है, थोड़ा सा सख्त कर दिया है, लेकिन स्टिल मतलब हुँ, देखो दुनिया के जितने मुल्क है ना जहाँ पे फॉर एग्जांपल बंदा, कोई आम बंदा जाके नेशनलिटी ले सकता है, वो सब ये देखते हैं कि ये बंदा इस सोसाइटी में आके सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। मतलब ये अपने लिए तो ओके। फायदा करे, सोसाइटी का भी फायदा करे यहाँ पे, ठीक है। तुम मतलब यू वुड नो कि राइट नाउ बहुत सारे यूरोपियन मुल्क हैं, इवन यूएस ने भी टैलेंट वीजाज, यूके ने भी राइट नाउ स्टार्ट किया हुआ है कि इफ लेट्स से यू हैव अ पीएचडी डिग्री, यू आर सम टॉप नॉच रिसर्चर, ऐसे प्रोग्राम्स जर्मनी के हैं राइट नाउ। जर्मनी का भी वो चांस कार्ड स्टार्ट हुआ हुआ है, बड़ा मशहूर, उनका अपॉर्चुनिटी कार्ड के नाम से एक प्रोग्राम चल रहा है। फिर मैंने यूके का सुना था, उनका ग्लोबल गोल्डन वीजा कुछ इस तरह के नाम से उनका प्रोग्राम चल रहा है राइट नाउ, ठीक है। तो हुँ, हुँ। आई थिंक व्हाट मैटर्स इज जो इफ आई फर्स्ट आंसर योर क्वेश्चन, यस टाइम लगता है फिनलैंड में, आई थिंक एनीवेयर बिटवीन 5 to 8 years, ठीक है। ये अपने टाइम यहाँ पे हुँ, गुजारना है, आपने जॉब भी करनी है, टैक्स भी पे करना है, जो हुँ, भी कानून की रिक्वायरमेंट है वो कानून फॉलो करना है आपने। और दूसरी चीज़ है कि लैंग्वेज पास करनी है इस मुल्क की, जो इनकी रिक्वायरमेंट है। हुँ, दैट्स वन ऑफ द की रिक्वायरमेंट्स, जिसकी वजह से लोगों को बड़ा मसला होता है क्योंकि लैंग्वेज सीखना मुश्किल काम है। यूरोप में एक सबसे अजीब सी चीज़ है कि हर मुल्क की अपनी ज़ुबान है। आप पोलैंड में जाएंगे, पोलिश हुँ, ज़ुबान है। थोड़ा सा बॉर्डर क्रॉस करेंगे, जर्मनी की हुँ, जर्मन ज़ुबान है। एक और बॉर्डर क्रॉस करेंगे, हुँ, चेक रिपब्लिक की चेक है अपनी उनकी ज़ुबान। स्विट्जरलैंड में जाएंगे तो वो जर्मन हुँ, भी बोलते हैं, और स्विस उनकी अपनी एक ज़ुबान है जो बहुत कम लोगों को आती है, मतलब वहाँ पे जर्मन भी चलती है, फ्रेंच भी हुँ, चलती है। फिर फ्रांस में जाओगे तो ऑब्वियसली फ्रेंच, उन्होंने तो मतलब इतनी दुनिया पे हुँ, हुकूमत की है, ठीक है। फ्रेंच है तो अभी तुम अफ्रीका में जाओ, बहुत सारे मुल्क फ्रेंच अभी भी बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। हुँ, और फिर इटली की अपनी इटालियन है, ठीक है। तो यूरोप में एक हुँ, एक चीज है कि हर मुल्क की अपनी जुबान है, और ऑलमोस्ट सब मुल्कों की रिक्वायरमेंट है कि आपने उस मुल्क की नेशनलिटी लेनी है, आपको उस मुल्क की जुबान आनी चाहिए। और नॉर्मली हुँ, जो मुल्क रिक्वायर करते हैं वो B1 लेवल है। B1 इज लाइक इनका एक ग्रेडिंग सिस्टम है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। हुँ। B1 तुम ऐसे समझ लो कि इतनी जुबान तुम्हें आती हो, जैसे तुम्हें सराइकी समझ आती है, हाफिज, हालांकि तुम पंजाबी हो, आई नो। हाँ जी, हाँ जी, आती है, सराइकी समझ आ जाती है। सराइकी अगर तुम्हें तो समझ B1 आती है लेवल ना, इतना है ही नहीं। हाँ तुम्हारा B1 लेवल है सराइकी में। सही है, सही है। तो इधर अगर आपको B1 लेवल चाहिए नेशनैलिटी के लिए, यस, वो भी कंडीशन यस, है यहाँ पे। वो कंडीशन है। हुँ, B1 जर्मनी में भी रिक्वायरमेंट है, फिनलैंड में भी सेम रिक्वायरमेंट है। आपको B1 लेवल की हुँ, फिनलैंड के अंदर दो नेशनल जुबानी है इनकी टेक्निकली, जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में है। हुँ, एक फिनिश तो ऑब्वियसली इनकी है, हुँ, स्वीडिश भी है, क्योंकि स्वीडन के ये स्वीडन ने इन पे रूल किया है, हुँ, स्वीडन की किंगशिप ने इन पे रूल सही किया है। है। तो वो कल्चरली अभी तक हुँ, स्वीडिश फिन्स ऐसे हैं, जो ऐसे लोग भी हैं जो स्वीडिश और फिनिश दोनों जुबान बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनली आप हुँ, स्वीडिश भी पास कर सकते हैं, कानून अलाउ करता है इस चीज को। हुँ, और स्वीडिश इंग्लिश से बहुत मिलती जुलती जुबान है। अगर आपको इंग्लिश आती है, आप स्वीडिश जुबान 6 महीने में बड़े आराम से बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, हुँ, कोई मुश्किल काम नहीं है।
ठीक, फिनिश थोड़ी डिफिकल्ट सही है। जुबान है। ओके। अच्छा, एक बड़ा ना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटीज़ में भी जब होते थे तब होता था कि जीपीए मैटर करता हाँ है? आपने अपने करियर में देखा है, जीपीए मैटर करता है? यार, जीपीए मैटर करता है, और आई वुड डिफाइन ओके। व्हाई मैटर करता है। देखो, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ यूनिवर्सिटी अब्रॉड, ठीक है, हुँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां तो इंटरव्यू भी नहीं लेती स्कॉलरशिप का। वो आपके हुँ, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ओके। ही, जो इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप्स है ना, डेफ़िनेटली। जैसे इरास्मस मंडस है फॉर एग्जांपल, जो एक पूरा इंस्टीट्यूशन है हुँ, स्कॉलरशिप्स का, हुँ, ठीक है, मैरी क्यूरी है, हुँ, इनके तो इंटरव्यूज होते हैं, डेफिनेटली इंटरव्यूज होते हैं, ये आपको जज कर लेते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। लेकिन जो हुँ, यूनिवर्सिटीज के अपने प्रोग्राम्स है ना, उनका कोई मेरे ख्याल से इतना खास इंटरव्यू नहीं होता। अभी कुछ यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटियां अभी भी नहीं लेती, ठीक है। सो हुँ, इफ यू पोजिशन योर सेल्फ फॉर दैट, हुँ, हमारी क्या चीजें हैं जो उनके सामने, हमारे तो डॉक्यूमेंट्स उनके सामने होते हैं, हमारी शक्ल भी नहीं है, हमारा बोलने का अंदाज हुँ, भी उनके सामने नहीं है, हुँ, हमारी कोई आड़ियां जड़ियां उनके सामने नहीं है, हुँ, ये कितना कोई बंदा था हुँ, यूनिवर्सिटी में, कितनी सोसाइटियों में इसने काम किया है, कितना इसने इवेंट अरेंज किए हैं, हुँ। सीआर था कि नहीं था। हाफिज साहब, ठीक है। हाँ जी, हाफिज साहब हमारे सीआर थे जी, हमारी हमारी क्लास के माया नाज हुँ, सीआर थे हमारे, बड़े सही बात है। प्राउड, हमारे हाँ जी, हमारे लीडर थे ये अच्छा दोस्त है क्लास में। उनका। बहुत अच्छा दौर था। तो मतलब माय पॉइंट हाँ, बीइंग ऑन अ सीरियस नोट, कि इनके पास तो सिर्फ और हुँ, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। और देखो, जो डिग्री का जीपीए है ना, ये कोई इतनी बड़ा बेंचमार्क नहीं है हुँ, ऑन अ रियल बेसिस, ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। वी बोथ ऑफ अस नो कि हुँ, हमारे क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका जीपीए बहुत हाई था, लेकिन वो कख नहीं समझती किसी चीज की। हुँ, यू वुड एग्री हुँ, विद मी, ठीक है। इंटरेस्टिंग। लाइक अगर उनको उनको हाँ जी, पीसीबी एक डेफ़िनिटली। बनाने के लिए दो, दे कैन नॉट मेक दैट, वी बोथ ऑफ अस नो, ठीक है। हुँ, ठीक है। ऐसे ही तो है। मेजॉरिटी ऐसे ही होता है। ठीक है, हाफिज, आई नो कि तुम डॉट नेट पे कोई इतना टॉप क्लास स्क्रिप्ट लिख सकते हो, जो बहुत सारे हमारा प्रोबेबली हमारे टॉप ना जो ग्रेजुएट हुँ, थे यूनिवर्सिटी के, वो नहीं लिख सकते उसको, ठीक है। तो सही है। माय पॉइंट बीइंग कि जब तुम उनको डॉक्यूमेंट जमा कराओगे ना, वो जो जीपीए है, इट्स अ बेंचमार्क फॉर देम टू नो कि ये बंदा एक 4 साल के ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम के अंदर, एक डिफाइंड बाउंड्रीज के हुँ, अंदर, रूल्स फॉलो करके हुँ, कितना अच्छा परफॉर्म किया इस बंदे ने। इट्स अ हुँ, बेंच हुँ, हुँ, मार्क फॉर देम टू नो कि एक प्ले ग्राउंड के अंदर ये बंदा कितना अच्छा प्ले कर सका था। हुँ, दैट्स ऑल इट टेल्स देम, ठीक है। और चूंकि स्कॉलरशिप हुँ, एक ऑफ कोर्स कंपेटिटिव भी होती है पूरी दुनिया से, मतलब तुम सोचो कि अगर 100 एप्लीकेंट है और उसमें 90 बंदा गोल्ड मेडलिस्ट अगर आ गया, वो पागल है कि हुँ, 2.5 सीजीपी वाले को स्कॉलरशिप देंगे, मतलब लाइक थिंक अबाउट इट। हुँ, लाइक उनको ऑलरेडी स्टैंडर्ड इतना सही हाई बात हो है। गया है। तो हुँ, इट्स हुँ, इट्स ऑल्सो, क्योंकि ऑल्सो सेकंड थिंग ये है कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम भी होता है स्कॉलरशिप्स का, कि उन्होंने देखना है, अच्छा जीपी के 5 पॉइंट्स हैं, इसमें किसी का इस लेट से 2.5 और 3 के दरमियान है, तो उसके कितने पॉइंट बनेंगे, ठीक है। हुँ, ये 2.5 और 3.0 के दरमियान इतना पॉइंट है, 3.0 3.5 के दरमियान इतना पॉइंट है, और 3.5 और 4 के दरमियान है तो इतना पॉइंट है। तो अब 3.5 और 4 के हुँ, दरमियान जितने लोग आएंगे ना, उन सारों को वो सेम पॉइंट्स देंगे, ठीक है। तो हुँ, दैट ऑल्सो डिपेंड्स के अब उनका, लेकिन जनरली आई हैव सीन कि जीपीए के पॉइंट्स होते हैं अच्छे खासे तगड़े पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, अच्छी स्कॉलरशिप्स में, ठीक हुँ, है। तो दैट्स व्हाई इट मैटर्स। लेकिन इफ यू आस्क मी कि जॉब में मैटर करता है, ऑब्वियसली नहीं मैटर करता। लाइक इफ यू आर अ वेरी गुड, लेट्स से प्रोग्रामर सिटिंग समवेयर इन पाकिस्तान, एंड यू लैंड एन इंटरव्यू, लेट्स से फॉर गूगल ऑफिस इन लग्जमबर्ग, जो कि मुझे पता है ऐसे लोग हैं जो हुँ, लग्जमबर्ग में डायरेक्ट हायर हुए हैं पाकिस्तान से। मुझे ऐसे लोगों को पता है जो हुँ, इस्लामाबाद में या लाहौर में बैठे हुए डायरेक्ट फिनलैंड के अंदर हायर हुए हैं, ठीक है। वो फिनलैंड हुँ, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वीजे पे आए हैं, ठीक है। तो हुँ, उन मुझे पता है कि फिनिश कंपनीज जब इंटरव्यू लेती हैं, वो आपकी डिग्री का पूछती तक नहीं है कि तुमने डिग्री की भी है कि नहीं, ठीक हुँ, है। ये लोग डिग्री को पूछते, तू मेरे से आज तक पिछले, मैंने 2017 से प्रॉपर जॉब स्टार्ट की है, मतलब 8 साल हो गए हैं मेरे, हुँ, 8 साल आज तक किसी एम्प्लॉयर ने, मैंने अगर इंटरव्यू के लिए अप्लाई भी किया कहीं पे, उसने मुझे ये नहीं कहा कि डिग्री साथ लेके आना या डिग्री हमें भेजो, किसी ने नहीं पूछा आज तक, हुँ, ठीक है। दे ओनली वैल्यू के अच्छा ये बंदा क्रेडिबल है, ठीक है, इसके लिंक्डइन पे इतनी चीजें लिखी हैं, दे ट्रस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक योर, लाइक वट एवर यू टेल देम। अगर झूठ बोलोगे तो ऑब्वियसली वो तो गलत बात है हुँ, और पकड़ा भी जाता है बंदा, लेकिन दे ट्रस्ट यू। हुँ, सही बात लेकिन बॉटम लाइन इज, आई थिंक इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग जीपीए इज नथिंग। लेकिन
to give a kickstart to your life at that point after your graduation, I think it's something. मतलब सही है। अच्छा वैसे फैमिली रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं? मतलब सिक्योरिटी कैसी है? फैमिली के हवाले से सिक्योरिटी कैसी है? रहने के हवाले से कैसी इस सिक्योर मुल्क है? एक सिक्योर कंट्री है, यहाँ पर आप अपनी लाइफ प्लान कर सकते हैं? आई वुड से इन द सेंस के बिल्कुल सिक्योर है। और मैं इसको कंपेयर करूंगा यूएई से, क्योंकि आई नो कि यूएई बहुत सेफ इलाका है, बहुत सेफ वो मुल्क है। सेफर बहुत सेफर सिटी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसे ही यहाँ पे है, मतलब कि यहाँ पे ऑफ कोर्स, मतलब इफ यू लुक एट द न्यूज, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स तुम्हें यूएई में भी मिलेंगे कि लेट्स से कि यहाँ पे ये हम्म, क्राइम हो गया, यहाँ पे ये क्राइम हो हम्म, गया। हम्म, लेकिन एक सोसाइटी का एक हम्म, सोसाइटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है एक इंडिविजुअल के साथ कि सोसाइटी आपको क्या प्रोवाइड हम्म, करेगी। ठीक है, मतलब तुम इफ यू गो देयर एंड वर्क एंड यू लीड योर लाइफ देयर, व्हाट यू आर गिविंग योर लाइफ ईयर्स टू द सोसाइटी, बट व्हाट इज द सोसाइटी गिविंग यू बैक? हम्म, सैलरी के अलावा क्या दे रही है सोसाइटी? वो सोसाइटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके साथ। ठीक है, तो सोसाइटी का कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से यूई में इट्स अ वेरी लाइक गुड थिंग के इट्स सो सेफ कि मैंने वो यूट्यूब की वीडियोस देखी हैं कि लोग अपना आईफोन 16 प्रो मैक्स गाड़ी के बोनेट के ऊपर रख के जान के शॉपिंग करने चले गए और घर घंटे बाद वापस आए, बिल्कुल फोन उधर ही पड़ा हुआ। ठीक है, बिल्कुल एंड ऐसे आई ही है। फील वेरी हैप्पी। और मेरे साथ अपने साथ इस तरह हुआ था, मुझे याद है कि मेरा पर्स था कि मेरा फोन था 2015 में बस के अंदर रह गया था। ठीक है, और यहाँ पे बसेस इस तरह होती हैं कि बस का नंबर है तो वो एक बस का जो नंबर है वो सारा दिन उसी रूट पे चलती रहती है। ठीक है, ड्राइवर चेंज होते रहते हैं लेकिन वो सेम बस चलती रहती है उसी रूट के ऊपर। अच्छा, मेरा ना, मैं निकला हूं तो मुझे याद आया कि मेरा फोन, मतलब फोन था कि पर्स था, मुझे अब याद नहीं क्या चीज थी। तो हम्म, आई थिंक पर्स था मेरा, क्योंकि उसमें पैसे भी थे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मेरा ना वो बस के अंदर सीट के ऊपर मैंने साथ रखा, और मेरी, मुझे याद है यूनिवर्सिटी में मेरे फोन भी इसी तरह घूमे थे यूईटी में मुझे ये भी आदत मेरी नहीं की चीजें घूमने वाली। तो कंपैरिजन खैर भी मेरा कर सकते फोन, हैं आप साथ। हाँ मतलब लाइक मेरा पर्स रह गया उधर। और हम्म, अच्छा, मुझे टेंशन स्टार्ट होगी, मैंने कहा यार पैसे भी पड़े हुए हैं और अभी तो हम परदेसी है, ये पैसे गुम के तो नुकसान हो जाएगा तो हम्म, अच्छा, मुझे सिर्फ ये याद था कि बस कौन सी थी और मैं किस स्टॉप पे, मैं चला गया ना उधर, उनका वो ट्रांसपोर्ट ऑफिस था। तो मैंने कहा यार ये बस नंबर थी, ये टाइम था और इस स्टॉप पे ना मैं उतरा था, तो मेरा पर्स रह गया। हम्म, वो कहता है कि अभी तो वो रूट पे गई हम्म, हुई है तो तुम फलाने स्टॉप पे चले जाओ, मैं उनको बता दूंगा, तो देर इज अ चांस कि तुम्हारा उधर ही पड़ा होगा। पहले तो मुझे समझ नहीं आई ये किस तरह कह रहा है कि तुम्हारा पर्स उधर ही पड़ा होगा ना, मतलब मेरा नया नया एक्सपीरियंस था। तो हम्म, बस वापस आई, ऑफिस मेरा पर्स उधर ही पड़ा हुआ था। और जबरदस्त है। आई एम टॉकिंग अबाउट 4 4 आवर्स और 3 आवर्स, समथिंग लाइक दैट। सही, जबरदस्त, मतलब ये सेफ सिटी। अच्छा सेफ है। जॉब फिनलैंड में आप अपना जब करियर बना रहे थे, तो सबसे मुश्किल वक्त आपने क्या देखा और उसको आपने किस तरह टैकल किया? वेरी गुड क्वेश्चन हाफिज। यार आई वुड से हाफिज, 2014 का जो 2014 का अक्टूबर एंड नवंबर, 2 महीने मुझे अच्छी तरह याद है। हम्म, आई थिंक यही 2 महीने थे। दैट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट हम्म, टाइम इन माई लाइफ। आते ही मतलब मैं आया अगस्त में था। ठीक है, अगस्त का आई थिंक आखिरी 1 2 दिन थे, कुछ मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, लेकिन या सितंबर का हम्म, पहला हफ्ता था, आई थिंक अगस्त में आया था मैं, यस। तो हम्म, और अक्टूबर में आते ही ना मुझे इंतहा का ना वो होम सिकनेस हो गई, और मुझे घर याद आने शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे विंटर्स बड़ी एक्सट्रीम होती हैं। और विंटर्स का एक डाउन साइड ये है हम्म, कि सूरज ना 2:30 बजे गुरूब हो जाता है। तुम इमेजिन करो कि मगरिब तुम्हें 2:30 बजे पढ़नी पड़ रही हो दिन की अच्छा। हाँ, हम्म, सर्दियों में मगरिब 2:30 बजे हो जाती है, तकरीबन 2:30 3 बजे के करीब। ठीक है, तो ओके, आजकल गुड। अभी अभी मतलब फॉर एग्जांपल वो हमारा अलार्म क्लॉक है अजान की, वो अजान दे देता था आई थिंक 4 बजे, साढ़े पौने 4 बजे के करीब अजान मगरिब की आवाज आ रही होती है इसके ऊपर। ठीक है, हम्म, तो हम्म, वो अब हम, तुझे पता हम हिले हुए हैं सर्दियों में बाहर बैठ के धूप में माल्टे खाने के, ठीक है, धूप में लेट जाने के। ठीक है, आप साहब वो हम सिर कप के खंडरात में याद है वो माल्टे खाने गए थे आखिरी साल में, याद है आपको? हाँ जी। हाँ जी। एडवेंचर किया था वो भी वहां पे। तस्वीर पड़ी है मेरे पास अभी भी
खैर ये ऐसे ही वो है। मुझे, दैट्स वन ऑफ माय बेस्ट मेमोरीज, दैट्स द पिक्चर आई हैव ऑन माय कंप्यूटर हियर एज वेल। ठीक है। या तो एग्जैक्टली। तो हम तो आती हैं यार पाकिस्तान में सर्दियों को एंजॉय करने के, बाहर सूप पीने जाना है, मछली खाने जाना है, सर्दियां तो एंजॉय करते हैं हम लोग। ठीक है। हाँ लेकिन जी, यहाँ की ऐसे ही है। सर्दी ना वो थोड़ी सी डिप्रेसिंग है कि एकदम से अंधेरा हो जाता है, बाहर बर्फ है, तुम जा नहीं सकते। और हम्म, हम लोग आदी नहीं है कि बर्फ में हम्म, स्केटिंग स्केटिंग करने की, हमारे तो कल्चर में नहीं है, हमने कभी देखी ही नहीं स्केटिंग जिंदगी में कभी। हम्म, ठीक है। तो वो ना उसकी वजह से मुझे डिप्रेशन हुआ, घर मतलब डिप्रेशन तो मैं खैर उसे नहीं कहूंगा, लेकिन एक होम सिकनेस ही होगी, मुझे घर याद आने शुरू हो गया। हम्म, तो मैं इस हम्म, पॉइंट पे पहुंच गया कि मैंने अब्बू को घर करके कॉल करके ये कहा कि अब्बू जी मैं वापस आ रहा थे, ते टिकट करा दो मेरा, हम्म, मैं इतने नहीं रह सकता। सही है। मैंने कॉल करके हम्म, बता दिया अब्बू को, ये मतलब मैंने डिसीजन ले लिया था, और मैंने हम्म, इवन सोच लिया था कि डिग्री, जिसे कहते हैं ना कि फारग कराओ, मैं नहीं करानी करनी थी डिग्री। ठीक है। हम्म, तो हम्म, अब्बा जी ने मेरे कहा कोई मसला नहीं बेटा, तुम हमारे बेटे हो, हम तुम आओगे तो वेलकम करेंगे, लेकिन ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम्म, इफ यू गिव अप राइट नाउ मे बी यू विल रिग्रेट इट अ फ्यू ईयर्स हम्म, लेटर। अच्छा, मुझे हम्म, अब्बू की समझ नहीं आई। अब्बू कहते हैं टिकट मैं तेरा करा दूंगा, तू इस तरह कर कि पढ़ाई फिलहाल 2 हफ्ते छोड़ दे, पढ़ाई शढ़ाई छोड़ दे, घूम फिर आगे पीछे दोस्तों के पास चला जाएगा। ठीक है। मैंने वो एडवाइस ले ली, मैंने पढ़ाई शढ़ाई ना छोड़ दी, मैंने कहा ओके हाफिज साहब के कहने पंजाबी भांडे च वड़ जाए। ठीक है। ठीक है। तो मैंने सही बात। हाफिज साहब बिल्कुल ही ना वो 2 हफ्ते के लिए ना पढ़ाई शढ़ाई मैंने के साइड पे की। और मैंने इवन आई थिंक अपने एक हम्म, टीचर को जाके कह दिया मैं आपका कोर्स नहीं पढ़ूंगा। वो टीचर हमारा आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एमआईटी से पढ़ा हुआ था। उसने पीएचडी एमआईटी से किया ओके। हुआ था उसने। उसने मुझे कहा यार तू क्यों हम्म, छोड़ रहा है यार, तेरा तो मिड के एग्जाम इतने अच्छे हैं, तू तो टॉप ऑफ द क्लास जा रहा है, तू तू क्यों छोड़ रहा है इस वक्त। तो मैंने उससे कहा हम्म, मेरा मूड चेंज हो गया है इस वक्त, मैं इस वक्त ना किसी और माइंडसेट में हूँ, मैं इस वक्त पढ़ाई नहीं करना चाहता फिलहाल। तो वो बड़ा अच्छा बंदा था, उसने कहा चलो कोई नहीं ठीक है, कोई चिल करो तुम। तो खैर मैंने वो 2 हफ्ते पढ़ाई छोड़ी बिल्कुल, मैं इधर उधर दोस्तों के साथ मतलब टाइम स्पेंड किया, दिमाग मेरा वापस हम्म, अपनी जगह पे आ गया 2 हफ्ते मेरा। मैंने दोबारा कंटिन्यू की। हम्म, बट दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मी, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मैं बहुत ज्यादा एक मिजरेबल हो गया था उस चीज में उस वक्त। मुझे आज भी याद है कि हम्म, शायद इतना मिजरेबल मैं अपनी जिंदगी में नहीं हुआ। दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मी। तो एंड दैट्स आल्सो goes out to tell you, and I think Aviz, हम्म, you have lived all your probably university life in hostel away from your home। वो एक अलग चीज है, लेकिन जब बंदा एग्जैक्टली। मुल्क छोड़ता है, वो मुल्क छोड़ने वाली कंप्लीटली डिफरेंट फीलिंग होती है मेरे ख्याल से। फील बिल्कुल ऐसे ही है। वो ज़्यादा फ़ील होता है क्योंकि नए लोग होते हैं, नई जगह पे आप आते हैं ना, तो आपको ज़्यादा फ़ील होता है इस चीज़ को। ये नेचुरल है ऐसे ही। यस। क्योंकि एक चीज है कि हम, हुँ, चलो तुम दूसरे शहर में हो तो टेक्सला में अगर तुम हो या लाहौर इस्लामाबाद में कहीं पे, तुम लाइक 3 घंटे की बस पकड़ के तुम लाहौर जा सकते हो, या दूसरे 4-5 घंटे लेट से बस पकड़ के तुम या ट्रेन पकड़ के कहीं पे भी जा सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग थिंग। लेकिन मुल्क जब बंदा छोड़ता है तो फिर बंदे को छुट्टी भी देखनी है, छुट्टी कब आ रही है, टिकट महंगा कि नहीं महंगा, ये सारे रोले रप्पे सारे देखने पड़ते हैं। तो आई थिंक दैट्स पार्ट एंड पार्सल के, आई थिंक दैट विल बी पार्ट ऑफ योर लाइफ के, थोड़ा सा वो आपको हिट करेगी ये वाली चीज। सही। अच्छा, आपने करियर में फ़िनलैंड में आपका कोई रिवार्डिंग प्रोजेक्ट जिस पे आप प्राउड कर सकते हैं? कोई आपकी अचीवमेंट जो शेयर करना चाहें आप एज़ ए मोटिवेशन? यार मैंने एक प्रोजेक्ट किया था रिसेंटली अपनी कंपनी के प्लेटफॉर्म से ऑफ कोर्स, लेकिन वो उसमें यूनिवर्सिटी भी हुँ, इन्वॉल्व थी और बहुत सारी और भी कंपनियां भी इन्वॉल्व थी। उसमें मेरी आई थिंक थोड़ी मीडिया कवरेज पाकिस्तान में भी हुई थी। एक्सप्रेस एक्सप्रेस न्यूज़ पे भी आया था, उसके ठीक है। ऊपर एक प्रोग्राम आया था। तो जी। हुँ, हुँ, बेसिकली वो ये सुपर कंडक्टिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर था प्रोजेक्ट एक। और वो प्रोजेक्ट अपनी कंपनी वाली साइड हुँ, से, मतलब कंसोर्शियम था, उसमें पार्टनर्स थे 4-5, और हर पार्टनर हुँ, ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे कंपनी हो, उसमें एक प्रोजेक्ट लीडर लीडर था उसके हुँ, अंदर। तो आई हुँ, वाज हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह लकी इनफ कि वो प्रोजेक्ट कंसीव भी टोटली मैंने किया था कंपनी के अंदर टेक्नोलॉजिकली, कि मतलब उस हुँ, आईडिया हुँ, को पुट फॉरवर्ड मैंने किया था कि यार ये करना चाहिए हमें। ठीक है। उसकी जो हुँ, एप्लीकेशन थी वो मतलब मेरा एक बहुत अच्छा कलीग है, उसने हेल्प की थी काफ़ी उसको लिखने में। मतलब बाय प्रोफेशन ही इज़ अ लॉयर। तो उसने काफ़ी मतलब हुँ, ही वाज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एज वेल ऑफ कोर्स। तो उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था कि यू शुड लीड दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि तुम कर सकते हो। तो उसमें मैंने मतलब टेक्निकल साइड पे भी और प्रोजेक्ट लीडरशिप वाली साइड पे भी वो मैंने उस चीज़ को लीड किया था। आई थिंक 2.5 साल का प्रोजेक्ट था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन।
और हम्म। वो हमने डिलीवर किया है अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली। और सुपर कनेक्टिंग हमने एक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के सब कंपोनेंट्स के ऊपर काम किया था उसके अंदर। तो उस चीज़ के हम्म। ऊपर यूरोप में जो एक्सपर्टीज़ है वो बहुत कम जगहों पे है, लाइक प्रोबेबली 2 या 3 मुल्कों के अंदर है सिर्फ। एंड एंड हम्म। एंड उसके ऊपर राइट नाउ बड़ी कंपनियां काफ़ी बेट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल एयरबस हो गई, ये बड़ी कंपनियां बेट उसके ऊपर इस वजह से कर रही हैं क्योंकि अगर फ्यूचर के जो एयरक्राफ्ट्स हैं, मतलब मेरा खैर एयरक्राफ्ट वाली साइड पे काम नहीं था, मेरा काम किसी और साइड पे था, लेकिन वो टेक्नोलॉजी सेम उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज भी हो सकती है उधर। फ्यूचर के जितने एयरक्राफ्ट्स हैं अगर उनको आपने इलेक्ट्रीफाई करना है, मतलब आप चाहते हैं कि जैसे बोइंग 747 या जंबो बोइंग जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं बड़े बड़े जो 400-300 पैसेंजर्स लेके फ्लाई करते हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक, अगर आपने वो वाली फ्लाइट हम्म। इलेक्ट्रीफाई करनी है तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टेक्नोलॉजिकली टू हैव एन इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट विदाउट यूजिंग हम्म। सुपर कनेक्टिंग मोटर्स। उसका रीजन ये है कि जो पावर डेंसिटी हम्म। आपको चाहिए ना, वो मैंने एक पेपर पढ़ा था इफ आई एम नॉट मिस्टेक, क्योंकि मेरा खैर रिसर्च इस साइड पे इतनी ज्यादा नहीं है कि वो एविएशन के लिए कितना ज्यादा होगा, लेकिन मैंने एक पेपर पढ़ा था इसके ऊपर। उन्होंने फिजिबिलिटी स्टडी रन की हुई थी कि लाइक यू नीड दैट सुपर कंडक्टिंग मोटर टू बी ऑन द एयरक्राफ्ट टू प्रोवाइड दैट हम्म। पावर डेंसिटी टू बी एबल टू प्रोवाइड दैट हम्म। थ्रस्ट जो उसको इस तरह की फ्लाइट के लिए इनेबल कर सके टेक्नोलॉजी को। तो आई वाज लकी इनफ कि मुझे इस तरह के एक सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में एक काम करने का मौका मिला था। एंड आई थिंक दैट्स आल्सो लाइक द प्रोजेक्ट जिसमें मैं कह सकता हूँ कि मुझे पर्सनली सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिली, क्योंकि उसमें मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म। ज़्यादा थी मेरी उसमें। और लेकिन और भी उसके अलावा हम्म। अलहमदिल्ला प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मेरा एक मैंने अपनी टीम के अंदर काम किया था, उसमें एक आइडिया था हमारा, उसमें हमारे पास पैटेंट भी हमें मिला है मेरे ख्याल से। वो हम्म। ये जो सामने फ्रेम पड़ा हुआ है इसके अंदर वो हम्म। पैटेंट की वो कॉपी लगी हुई है। तो सही, वो जबरदस्त। भी एक अच्छा प्रोजेक्ट था। तो यस, टेक्नोलॉजिकली आई थिंक इट हैज बीन अ रिवॉर्डिंग जर्नी सो फार। हम्म। सही है। अच्छा, अभी जो अवाम जो एफएससी करने के बाद एज ए करियर पाथ चूज करने जा रही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप क्या उनको मोटिवेट करेंगे कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करें? और इसके अलावा क्या पीस ऑफ एडवाइस आप उनको देना चाहेंगे कि जो उनको आगे फ्यूचर में उनकी स्टडी के दौरान और आगे उनके करियर के दौरान उनके काम आए? यार ओके, कंट्रोवर्शियल टेक, आजकल लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि डिग्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। दैट्स अ डिस्कशन इन यस। इटसेल्फ। दैट्स अ डिस्कशन इन इटसेल्फ। आई कंप्लीटली एग्री कि इसमें आजकल वो दौर आ गया है कि फॉर एग्जांपल यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विदाउट डिग्री। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं जिसने एक सैटेलाइट स्टार्टअप के अंदर काम किया था, और उसके हम्म। काम हुए सैटेलाइट राइट नाउ स्पेस में मौजूद है, और उस हम्म। बंदे के पास यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं थी, वो बंदा एक हाई स्कूल ग्रेजुएट था। ठीक है। तो हम्म। it goes out to say कि like does it matter even to have a degree? Okay, that's a separate discussion. लेकिन if it comes to a point कि आपने वाकई डिग्री करनी है, and it comes to a point कि आप डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेरे ख्याल से आपको जरूर करनी चाहिए। उसका मैं आपको आर्गुमेंट भी ओके। दे सकता हूँ कि क्यों करनी चाहिए। मैंने अपने अब करियर में ना, मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में पिछले 8 साल में काम किया है। मुझे मेरा वास्ता, मैंने मतलब वास्ता सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली साइड पे भी पढ़ा है। मतलब अगर मैंने डायरेक्ट उसमें काम नहीं किया तो मैंने उसमें कोई बंदा सॉफ्टवेयर लेट से डेवलप कर रहा था तो मुझे उसके साथ बैठ के काम करना पड़ा है कि मतलब उसके लिए मुझे डिफाइन करना पड़ा है कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, और फिर देखना कि अच्छा वो जो टेक्नोलॉजी स्टैक वो यूज कर रहा है, जिसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यूज करते हैं, लाइक विद टेक्नोलॉजी स्टैक आर यू वर्किंग विद। हम्म। तो टेक्नोलॉजी स्टैक वो यूज कर रहा है, लाइक हाउ पावरफुल इट इज टू लाइक सपोर्ट दैट काइंड ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है। एफपीजीए यूज करना है, माइक्रो कंट्रोलर यूज करना है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें हो, चलेगा नहीं चलेगा, लाइक ऑल दैट जैज। ठीक है। उस साइड पे मैंने देखा है, मतलब सॉफ्टवेयर की साइड पे भी देखा है, हार्डवेयर की साइड पे भी देखा है। हार्डवेयर तो मैंने खुद भी काफी काम किया है। इलेक्ट्रिकल में ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक ब्यूटीफुल चीज ये है कि अगर आप पूरी दुनिया में नजर घुमाओ, एमआईटी का भी अगर आप डिपार्टमेंट्स खोल के देखो, वो लोग कभी भी ना हम्म। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल को अलग नहीं करते। उनका डिपार्टमेंट होता है स्कूल हम्म। ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेस। उनका कंप्यूटर हमेशा साइंस, एक ठीक है। डिपार्टमेंट एमआईटी होगा। का भी। ऐसा ही है। हार्वर्ड के भी ऐसे ही मिलेंगे आपको।
इवन नस्ट का इस्लामाबाद में स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस है, सीक्स का डिपार्टमेंट है उनका, ठीक है। हम्म एंड आई थिंक देर इज अ लॉट ऑफ लॉजिक इन देयर एज वेल। उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रिकल आजकल हम जब, तुम्हें हाफिज याद होगा, हमने सेकंड सेमेस्टर में सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। एग्जैक्टली हाँ, और दूसरी क्लास में। दैट वाज माय ओनली इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ठीक है। उससे उसी से ही हम्म मतलब प्रोग्रामिंग से हमें पता चला, उसके अलावा तो हमने कोई कोर्स नहीं पढ़ा प्रोग्रामिंग का, ठीक है। बिल्कुल। हार्डवेयर हमने अपनी डिग्री से सीख लिया, प्रोग्रामिंग का जो इन टच हमें, और लोग जो भी कहें सी प्लस प्लस आज भी सारी लैंग्वेजेस की माँ है, ठीक है। पाइथन बड़ी कॉमन हो चुकी है, लेकिन हम्म जो लेगेसी सिस्टम्स हैं वो हम्म आज भी सी प्लस प्लस पे या सी पे ही बने हुए हैं, ठीक है। लाइक बड़े बिल्कुल। बड़े ऐसे बड़े ही। बड़े इवन गेमिंग हाँ जी। इंजन्स भी सी और सी प्लस प्लस पे ही बनते हैं, आज भी उसी पे बनते हैं, हम्म, ठीक है। ऐसे ही है, फाउंडेशन वही है। एग्जैक्टली, लाइक इफ यू नो हाउ टू कोड इन सी, यू कैन कोड इन एनी लैंग्वेज, इन माई एक्सपीरियंस, ठीक है। हम्म तो हम्म इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको मतलब अगर आपको अच्छा टीचर मिला, ये भी आपका नसीब है, लेकिन आई आई ऑल्सो डोंट थिंक टीचर मैटर करता है। लाइक डिग्री एट द एंड ऑफ द डे इज डिफाइंड लाइक कोर्स ऑफ एक्शन, कि आपको ना खुद से कोफ्त अपने आप को बिठाना नहीं पड़ेगा, मैंने ये पढ़ना है। लाइक इट गिव्स यू प्रोग्राम, एंड इफ यू आर ऑनेस्ट इनफ टू लर्न दैट स्किल, कि आप पहले सेमेस्टर में आप कैलकुलस सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत मैथ सीख रहे हैं, और सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा एडवांस मैथ और प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तीसरे में मोर एडवांस नॉलेज, मतलब इफ यू आर capable enough, you can follow that path and be a very good engineer at the end of 4 years. Like it's up to you. एंड इफ यू डोंट वांट, फिर तो आपको बेशक हम्म हार्वर्ड में बैठा दो, यहां से उठा के आप वहां पे भी नहीं सीखोगे, ठीक है। तो लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो एक हम्म एक देता है ना, एक अ नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। लाइक इट डजंट गिव यू अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कि आप तंग आ जाओ, इट डजंट गिव यू इतनी इजी चीज कि आपको यार ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी जितने हम्म भी तुम देखो, फॉर एग्जांपल अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं दुनिया के, वो किसी न किसी फॉर्म में उनका बैकग्राउंड हम्म इलेक्ट्रिकल साइड पे होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिग शॉट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द बल्क ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, जिनके हम्म ठीक है बिलियनियर्स नहीं है, लेकिन दे हैव मेड हम्म यू नो लाइक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज फॉर एग्जांपल। वो तुम्हें मोस्टली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हम्म मिलेंगे। इवन तुम लाइक इफ यू लुक इन दुबई एज वेल, लाइक यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हु आर डूइंग सॉफ्टवेयर कंपनीज एज वेल, जी जी ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। हम्म हाफिज, यू आर योरसेल्फ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड यू आर सॉफ्टवेयर डेवलपर नाउ। यस, ऐसे ही है, स्विच। I wouldn't call it a switch, ऐसे ही Hafiz. है। Like if I tell you, okay, Hafiz, you have to like code like a microcontroller and you have to build a PCB and you have to look कि इसका पीछे इसका कितना पावर इन्वर्टर लगेगा. You can do it. You can read 2 application notes and you will do it in 2 days. एग्जैक्टली। एक्चुअली ठीक है. मेरा जो स्टार्ट है ना प्रोग्रामिंग में, वो हुआ इधर से था कि माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग से मैं प्रोग्रामिंग में आया हूँ। वो हम्म. वो थोड़ा सा हुआ है, मतलब मैं एक ब्रिज हूँ बिटवीन, मतलब दोनों टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर सकता हूँ और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर सकता हूँ। तो एज ए ब्रिज And इट्स अ गुड सेटिंग। हाँ, बोथ एग्जैक्टली, और वही वही मेरे ख्याल से ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज अ वेरी गुड, इट गिव्स यू लाइक यू नो लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, कि आप आजकल फॉर एग्जांपल ऑटोमेशन विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स तो इम्पॉसिबल है। लाइक सॉफ्टवेयर खुद से खुद कुछ नहीं करता, सॉफ्टवेयर वर्क्स एट द बिहेस्ट ऑफ हार्डवेयर एक्चुअली, ठीक है। तो लाइक इफ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्डवेयर, और वो हार्डवेयर स्टेट ऑफ आर्ट क्या है, मतलब यू कैन बाय अ $20 Arduino, ठीक है, एंड you can you can you know like और प्रोग्रामिंग। buy, या रेस्पबेरी पाई लो, उसके ऊपर तुम एक लिनक्स का सर्वर फेंको, ठीक है, और तुम 4-5 सेंसर डालो, मोंगो डीबी से उसे कनेक्ट करो, और तुम्हारा ग्राफाना के ऊपर टॉप क्लास किस्म का डैशबोर्ड बनाओ। यू हैव अ वेरी गुड रनिंग यू नो लाइक डेटा डैशबोर्ड रनिंग इन 2 days। ये हर कोई कर सकता है मेरे ख्याल सही से, इसमें बात है। ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो आप, लेकिन इफ यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इट्स वेरी इजी फॉर यू। So that's why ऐसे ही है, ऐसे ही है। I believe कि if you want to choose between like a CS degree and an electrical engineering degree, I would prefer going towards the electrical side because it gives you like some other things on top of maybe a knowledge of programming as well. ओके। At the end, I would like to thank Syed Hussain Tanveer Kazmi साहब for their precious time. आज हमने अपनी इस पॉडकास्ट के अंदर फिनलैंड के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप किस तरह अपना करियर परसू कर सकते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस किया। और इस वीडियो को समराइज़ अगर किया जाए तो वाकई फिनलैंड जो है वो आपकी फैमिली के लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छी एक प्लेस है। Hmm. आपको अगर आप जाना चाहते हो तो मस्त जाना चाहिए आपको।
और अच्छी सैलरीज भी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। Yes, yes. और We didn't इसके discuss this, अलावा Hafiz. Like quality of life is really good here in terms के आप you can have any type of hobby you like. मतलब आप for example हम्म, फुटबॉल खेलने के शौकीन हो, you can find people who play football. तुम्हें अगर for example हॉर्स राइडिंग का शौक है, you can find people who do horse riding हम्म, here. Like हॉबीज पे ये लोग बहुत फोकस करते हैं। इवन तुम्हारा जो बॉस है ना, ऐसे भी बॉस तुम्हें मिलेंगे यहाँ हम्म, पे जो तुम अगर 1 घंटा ऊपर काम कर लिए ना और तुम कंटिन्यूसली एक दो हम्म, हफ्ते करोगे, वो तीसरे हफ्ते आके कहेगा हाउ कैन आई हेल्प यू टू हैव अ बेटर लाइफ। तुम काम पे क्यों बैठे हो, तुम 4 बजे क्यों नहीं जा रहे घर? तुम्हारा बॉस आके तुम्हें कहेगा ये, राइट, यस, ठीक है। वेरी गुड। तुम्हारा बॉस आके कहेगा तुम घर क्यों नहीं जा रहे, लाइक गो होम। यहाँ पे जो मेरा यूएई में जो सेटअप है, वो तो बॉस रात को अगर आप सोए हो 1-2 बजे आपको उठा देता है, तो सोए क्यों में उठ के काम क्यों नहीं करते? वो वाकई डिफरेंस है, बट बहुत डिफरेंस है। बट मैं इट इसमें सरप्राइज हुआ हूँ। But it has a downside as well. Like, okay, I know you're wrapping this video up, but it has a downside as well कि in Northern Europe specifically आप ना वो filthy rich नहीं हो सकते। जैसे वो होता है ना वीडियोस में कि पुत्र बाहर गया है 3 साल के अंदर उस हम्म, पाकिस्तान ने 2 कोठियां भी पा लिया ने, तो ठीक है 2 गड्डियां भी ले लिया ने, वो आप नहीं कर सकते। उसका हाँ, रीजन ये है कि यहाँ पे जो हम्म, एक तो टैक्स आपका बहुत हाई है, हुकूमत आपसे पहले ही इतने पैसे ले लेती है, लेकिन इन रिटर्न इट हम्म, गिव्स यू क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ, यस। अरब वर्ल्ड में बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज में ऐसे होता है, वो टैक्स लेते हैं लेकिन आपके इन रिटर्न क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको देते हैं वो। यस, अरब वर्ल्ड में फ्री कैश आपको पर बहुत मिलता है। लाइक यू कैन एक्चुअली मेक मनी देयर, आई नो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो दुबई में 50,000 दिरहम की नौकरी कर रहे हैं महीने की इस वक्त, ठीक है। मैं हम्म, ऐसे लोगों को जानता हूं और उनकी जॉब इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। वो पावर बीआई के ऊपर डैशबोर्ड्स बनाते हैं। मतलब आई एम नॉट बिलिटलिंग देयर जॉब, इट्स ऑफ कोर्स अ डिफिकल्ट जॉब इन इटसेल्फ, लेकिन माय पॉइंट इज के हम्म, लाइक यू कैन मेक वेरी गुड मनी देयर, जो उसके लेवल का मनी मनी आप नॉर्दर्न यूरोप में नहीं बना सकते। दैट्स आल्सो अ रियलिटी। सही है। Okay, so at the end, I would like to thank audience for having with us. Please subscribe to our channel, and we have been bringing a lot of updates regarding different jobs and business opportunities in different countries. So stay tuned, and thank you very much. लो जी शाह जी, काम पूरा हो गया। यार अच्छा हो गया हाफिज, इट वाज वेरी गुड।